हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो 2 पार्ट्स थे पेनिसुलर प्लेट्यू के, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड क्या था डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन प्लेट्यू। तो अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके बाद जो पॉइंट था वो था हमारे पास कि ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स एक्चुअली में क्या होती हैं। तो हमें ये डिटेल में क्लियर हो जाएगा अगर हम पढ़ें ईस्टर्न घाट्स को एंड वेस्टर्न घाट्स को। तो स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न घाट से कि वेस्टर्न घाट्स क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है। और इस साइड का जो एरिया है वो कौन सा है, वो ईस्टर्न घाट्स का एरिया है। तो डिटेल में स्टडी करते हैं दोनों घाट्स को। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट कि एक्चुअली में ये जो घाट वर्ड आ रहा है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स, ये है क्या, तो इसे समझते हैं। पहली बात स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक हिल है या फिर एक माउंटेन है, एक पहाड़ मान सकते हैं, तो वो एक पहाड़ तब तक है जब वो सिर्फ एक है अपने एरिया में। अगर यही पहाड़ ग्रुप हो जाए, इन्हीं पहाड़ों का क्या हो जाए, एक ग्रुप हो जाए, ग्रुप ऑफ माउंटेन हो जाए, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो अब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लानी है, अगर मुझे ये मान लीजिए डायरेक्ट बोलती हूँ मैं कि अगर इस एरिया में मुझे ट्रेन की फैसिलिटी लानी है, तो ट्रेन क्या पहाड़ों के ऊपर ऐसे जाएगी, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, नहीं हो सकता ना ये। तो क्या है, इस एरियाज़ में ऐसे वैलीज बना देंगे हम, क्या बना देंगे, पासेस बना देंगे। फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन रेंज चल रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पासेस बन चुके हैं, ये पासेस, ठीक है। अब इन्हीं पासेस के थ्रू जो है ये जो ट्रेन है या फिर अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो क्रॉस हो सकती हैं, वो बन सकती हैं। तो घाट वर्ड क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि घाट क्या होते हैं। घाट्स को हम पासेस बोल सकते हैं, माउंटेन एरिया में से जाने वाले पासेस को क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे। अब आप पूछेंगे, और कईयों के मन में तो ये क्वेश्चन अराइज हो भी चुका होगा कि मैम वहाँ तो हम समुंदर के साथ लिंक कर रहे थे और यहाँ आप कहाँ माउंटेन्स में आ गई, ठीक है। तो वहाँ भी क्या है स्टूडेंट्स, वहाँ भी माउंटेन की ही बात है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर माउंटेन रीजन है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें क्या है, रेंज है, रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस। बट जो ईस्टर्न घाट है उसमें क्या है, अलग अलग माउंटेन्स हैं, रेंज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे घाट वर्ड का मैंने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ भी माउंटेन्स हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो फर्स्ट है कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ इस टाइप से मैंने माउंटेन रेंज बना दी और ये जो पासेस मैंने बनाए हैं तो इनके थ्रू क्या है, क्रॉस किया जा सकता है। अब मैं आपको इंडिया के मैप के थ्रू क्लियर करती हूँ कि अगर ये मैप है, इस साइड पे क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस मिलती हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि टुकड़ा नहीं हो रहा, कहीं भी वो सेपरेट नहीं हो रही। बट ईस्टर्न घाट्स में मिलने वाली माउंटेन रेंज क्या होती है, डिसकंटिन्यू होती है, वो कंटिन्यू नहीं होती, यानी कि इस टाइप से वो जो है वो मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्पेसेस बच रहे हैं ना, ये गैप जो बच रहा है, इसी से क्या हो रहा है, पता चल रहा है हमें कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यू है, बट जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, कंटिन्यू है। क्लियर होता है। अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट की, हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, हाई है ईस्टर्न घाट से। जो भी यहाँ पर हमें माउंटेन्स मिलते हैं वो क्या है, हमें ज़्यादा हाइट पे मिलते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन मिलते हैं वो हमें ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलते। अब ये क्या है स्टूडेंट्स कि अब हमें वापस मैप की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक पॉइंट आ गया है, आप भी रीड करें। दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स। इट मीन्स कि ये क्या है, तापी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक स्ट्रेच्ड है। हमने उस दिन बात करी थी स्टूडेंट्स की
ये जो है ये हमारी नर्मदा रिवर है और इसके ऊपर कौन से जो माउंटेन हिल्स पड़ी थी हमने वो कौन सी थी, तो वो विंध्यास थे। क्या थे? विंध्यास। और नर्मदा के नीचे क्या पड़ा था हमने? सतपुड़ा हिल्स। अब सतपुड़ा हिल्स के जो नीचे जो रिवर बहेगी ना स्टूडेंट्स, तो वो रिवर कौन सी है? वो है तापी। तो तापी से लेकर यहाँ नीलगिरी हिल्स केरला में है, तो जो ये यहाँ तक जो एरिया है वो किसका है? वेस्टर्न घाट्स का एरिया मानते हैं। क्लियर होता है? अब ईस्टर्न घाट्स का एरिया भी हम स्टडी करेंगे कि ईस्टर्न घाट्स का एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है जाता है। तो ईस्टर्न घाट्स में क्या है स्टूडेंट्स? ये एरिया जाता है महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक। कहाँ तक जाता है? नीलगिरी तक। तो ये मान सकते हैं हम, माननी पूरा ही ये श्योर ही है इस कंसेप्ट को कि अभी मैंने आपको एक बात यहाँ पर क्लियर की। क्या क्लियर की? कि यहाँ पर तापी रिवर है, तापी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक वेस्टर्न घाट्स है। अब ईस्टर्न घाट्स कहाँ से है? इधर वाली साइड पे महानदी वैली है, महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल्स तक जो है ईस्टर्न घाट्स है। तो ये जो घाट्स हैं दोनों क्या होते हैं? यहाँ पर जॉइन होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रह गई हमारे पास? एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट रह गई है स्टूडेंट्स कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं उसमें जो माउंटेन्स मिलते हैं वो कम हाइट पे होते हैं, बट जो वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं वो ज़्यादा हाइट पे है। एग्जाम्पल कि देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा होगा कि जो एवरेज एलिवेशन रहता है यानी कि माउंटेन्स है वो 900 से लेकर 1600 मीटर तक एवरेज मिलते हैं हमें वेस्टर्न घाट्स में, बट ईस्टर्न घाट्स में क्या है? ये एवरेज सिर्फ 600 मीटर्स तक ही रहता है। अब हाईएस्ट पीक अगर हमसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट की फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछ ले कि हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट्स की, तो वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ है स्टूडेंट्स? केरला में है। अनाईमुडी की कितनी हाइट है? वो है 2695 मीटर। तो ये क्या है? अनाईमुडी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक पर। तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है स्टूडेंट्स महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। अब ये जो महेंद्रगिरी है ये कहाँ पर लाई करती है? ये उड़ीसा में लाई करती है और इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है। तो अब जो लास्ट इम्पोर्टेंट बात रह गई है किसके बारे में? वेस्टर्न घाट्स के बारे में, कि वेस्टर्न घाट्स में क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है स्टूडेंट्स। अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है इसको समझते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं। अब क्या है? विंड जो है ना स्टूडेंट्स इस तरफ से आती हैं, वो विंड्स जो क्या करती हैं आगे चलकर बारिश करती हैं, वो क्या है? हमारे वेस्टर्न घाट से आती हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना स्टूडेंट्स, अब ये विंड यहाँ से आ रही है, अभी जब आएगी तो माउंटेन के इन रीजन से ये जो है ये टकरा जाएगी, ठीक है। माउंटेन्स के इस रीजन से जो है ये विंड टकरा जाएगी, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स में अच्छी खासी बारिश होगी, ठीक है। अब ये इसी बारिश को क्या बोलेंगे? ये कौन सी टाइप की बारिश होगी यहाँ पे? तो ये जो बारिश है वो ओरोग्राफिक रेन होगी। कौन सी होगी? ओरोग्राफिक रेन। क्लियर हो गया? तो ये बात थी हमारी स्टूडेंट्स ईस्टर्न घाट्स की एंड वेस्टर्न घाट्स की। हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू जो थर्ड फिजिकल फीचर्स था इंडिया का वो क्लियर होता है। अब मूव करते हैं हमारी फोर्थ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसका नेम है, बताइए क्या नेम होगा? इंडियन डेजर्ट। तो देखिए इंडियन डेजर्ट बेसिकली क्या है? तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास इंडियन डेजर्ट है। द इंडियन डेजर्ट lie towards the western margins of the Aravalli Hills. It is the undulating sandy plain covered with the sand dunes. Region receive very low rainfall. Climate airy with low vegetation.
क्या मतलब है इस इतनी बड़ी जो मैंने आपको यहाँ पे एक टाइप से रामायण जो है यहाँ पढ़ी है, उसका क्या मीन्स है, क्लियर करते हैं। देखिए, जो अरावली हिल्स है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अरावली हिल्स मिलती कहाँ है। तो बेसिकली ये क्या है, राजस्थान का मैप है। कोई भी मैप है स्टूडेंट्स, उसे हम एज अ पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि राजस्थान को क्या बोला जाता है कि वो पतंगाकार है, काइट शेप्ड है, इसलिए मैंने काइट शेप्ड राजस्थान ड्रॉ कर दिया। अब जो अरावली हिल्स है ना स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। इस साइड पे जो है अरावली हिल्स जो है मिलती है, ठीक है। अब इस साइड पे अरावली हिल्स पाई जाती हैं। तो ये वाला जो साइड है ना स्टूडेंट्स, यही क्या है, इंडियन डेजर्ट है। राजस्थान में भी है ना इंडियन डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, अगर पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा, ठीक है। और इंडिया में थार। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब क्या बात आती है कि सेकंड पॉइंट की, अब बात आती है कि क्या है, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है स्टूडेंट्स, मिट्टी के बड़े बड़े टीले मान सकते हैं, तो मिट्टी के बड़े टीलों को सैंड ड्यून्स बोला जाता है। तो इस एरिया में, इंडियन डेजर्ट में सैंड ड्यून्स भी मिलते हैं। अगर हम सूरतगढ़ यानी कि प्योर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो हमें सैंड ड्यून्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इन एरियाज़ में रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है और जो क्लाइमेट रहता है वो भी गर्म रहता है, और जो वेजिटेशन होती है वो कम होती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या है, इस एरिया में एक ही सबसे बड़ी नदी जो है वो पाई जाती है, उस रिवर का नेम है रिवर लूनी। यहाँ पर आपको एक शेप दिख रही है स्टूडेंट्स, तो इस शेप को अगर मैं अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो ये किस टाइप की शेप लग रही है, तो ये मून की तरह लग रहा है ना। तो एक्चुअली ये मून नहीं है स्टूडेंट्स, ये ओनली मून शेप्ड है, क्योंकि ये इस एरिया को, इस जो ये यहाँ पे पिक्चर मैंने आपको शो की है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बरखांस बोला जाता है। तो ये जो बरखांस होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी कि चांद की आकृति में बने हुए मिट्टी के टीलों को क्या बोला जाता है, बरखांस बोला जाता है। क्लियर हुआ, यानी कि मून शेप्ड सैंड ड्यून्स को क्या बोल देंगे, बरखान बोल देंगे। बिल्कुल क्लियर। तो ये जो आपका नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स था इंडिया का, वो कौन सा था, द इंडियन डेजर्ट, ये भी क्लियर होता है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट फिजिकल फीचर की इंडिया के, तो वो है द आइलैंड्स। तो पहली बात आती है कि स्टूडेंट्स, ये जो हम आइलैंड की अगर बात करें कि आइलैंड एक्चुअली में क्या है, तो मैंने आपको पहले भी एक वर्ड का मतलब क्लियर किया था कि पेनिसुला क्या होता है। तो पेनिसुला हमने बात की थी कि अगर कोई लैंड का एक एरिया है और वो 3 टाइप से वाटर से सराउंडेड है तो उसे हम पेनिसुला बोलेंगे। अब बात करी जाए आइलैंड की, अगर कोई एरिया है और वो 4 टाइप से वाटर से सराउंडेड है, उसे हम क्या बोल देंगे, आइलैंड बोल देंगे। तो आइलैंड वर्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया। आई थिंक हो ही गया होगा, ठीक है। अब आइलैंड्स, 2 आइलैंड ग्रुप्स की हम यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो वो जो दोनों आइलैंड ग्रुप्स हैं, फर्स्ट आइलैंड ग्रुप है उसे क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड। अभी जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ पर है, अगर इसे हम इंडिया मान रहे हैं तो इस साइड पे लक्षद्वीप आइलैंड है, यानी कि ये केरला के नज़दीक पड़ता है। कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड। इसमें क्या है, स्मॉल कोरल आइलैंड्स भी हैं, यानी कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं। अब क्या है, यहाँ पर आपको एक होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करूँगी कि जो कोरल आइलैंड्स है। अभी कोरल आइलैंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोरल आइलैंड्स किसके बने हुए हैं, कोरल पोलिप्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, कोरल पोलिप्स के बने हुए हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि कोरल पोलिप्स एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको ये फाइंड करके रखना है कि एक्चुअली में कोरल पोलिप्स होता क्या है। देन अब क्या है कि अर्लियर देयर वर नोन एज, अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो आइलैंड्स हैं इनको क्या बोला जाता था, लेसाडिव, मिनिकोय एंड अमेंडीवी बोला जाता था। बट 1973 के बाद इन सभी आइलैंड्स को एक कंबाइन नेम दे दिया गया जिसका नेम था लक्षद्वीप आइलैंड।
ठीक है। अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कितने एरिया में फैला हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल बोल लो चाहे हेडक्वार्टर्स बोल लो तो वो क्या है, कावारत्ती आइलैंड है। क्या है, कावारत्ती आइलैंड है। ये एक ऐसा आइलैंड है स्टूडेंट्स, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है हमारी इंडिया की जिसको क्या घोषित कर दिया गया है, जिसको एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित किया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है एरिया ना, यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, अलग अलग टाइप के जो प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, उसका क्या नेम है, दापेटी आइलैंड। क्या नेम है, दापेटी आइलैंड। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आए हैं स्टूडेंट्स, फ्लोरा एंड फोना। तो ये जो फ्लोरा है ना, इस फ्लोरा को क्या बोल देते हैं, प्लांट स्पीसीज बोल देते हैं, और फोना को क्या बोल देते हैं, एनिमल स्पीसीज। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप पर, जिसका नेम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए अब क्या है, बे ऑफ बंगाल में चेन ऑफ आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, जॉइंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोला जाता है। ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में और फैले हुए हैं अलग अलग टाइप से, ये दिख ही रहे हैं, कोई आइलैंड यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है। अब इसी सारे ग्रुप को क्या किया गया है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 भागों में बांटा गया है। अंडमान जो है साउथ वाली साइड है और निकोबार कहाँ है, अंडमान, सॉरी मैंने गलत बोला यहाँ, कि जो अंडमान है वो नॉर्थ वाली साइड में लाई करता है और जो निकोबार है वो साउथ में लाई करता है, ठीक है। अब जो अंडमान है वो क्या है स्टूडेंट्स, दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री, पोजेस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ अ थिक फॉरेस्ट कवर। अभी जो भी हमने पढ़ा इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में फ्लोरा एंड फाउना की अच्छी खासी डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के यहाँ प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इक्वेटर रीजन के पास है और आपको ये आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा कि अगर कोई भी चीज़ इक्वेटर के पास होती है तो वो क्या होता है ना, अगर कोई भी यहाँ से कोई भी लाइन ऑफ पैरेलल्स गुजरती है किसी भी एरिया के पास से तो वो क्या होता है, काफ़ी अच्छा इलाका बन जाता है। मतलब इक्वेटर के पास अगर कोई एरिया है तो वहाँ पर हॉट टेम्परेचर होगा, अगर कोई एरिया पोल्स के पास है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा, अगर कोई एरिया इक्वेटर के बीच और पोल्स के बीच है तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर मिडल होगा, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर भी अच्छा खासा है, फॉरेस्ट एरिया भी बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बात करी थी स्टूडेंट्स पेनिसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। पेनिसुलर प्लेट्यू में हमने डिस्कस किया कि एक साइड क्या है, वेस्टर्न कोस्ट पाई जाती है, एक साइड ईस्टर्न कोस्ट मिलती है। अभी जो वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर कुछ घाट्स मिलती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो अब मैंने आपको कौन सा एरिया समझा रही हूँ, थोड़ा कोस्टल एरियाज़ बता रही हूँ, ठीक है। एक हमारा देखिए पहले हमने क्लियर किया पेनिसुलर प्लेट्यू के 2 टाइप्स थे, कौन से, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन ट्रैप। अब इसके बाद डेक्कन ट्रैप के 2 पार्ट्स हो गए थे, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स हमने स्टडी कर लिया। फिर हमने पढ़ा द इंडियन डेजर्ट, ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इंडिया की। फिर हमने स्टडी किया द आइलैंड्स, ये नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इंडिया की। अब जो लास्ट फिजिकल फीचर है इंडिया की वो कोस्टल आइलैंड्स है, सॉरी आइलैंड्स नहीं है, द कोस्टल एरियाज़ यानी कि ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे। तो अभी मैं आपको जो पार्ट समझा रही हूँ वो है ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि ये वाला जो एरिया है वो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है, वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है, और ये वाला एरिया कौन सा एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट का एरिया। अब ये कोस्ट वर्ड मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि अगर कोई भी एरिया वाटर के साथ, ओशियन के साथ टच करता है तो वो एरिया क्या बन जाता है, कोस्टल रीजन बन जाता है या फिर कोस्टल एरिया बन जाता है। अब
वेस्टर्न कोस्ट कौन सा पार्ट है जो क्या है अरेबियन सी से टच होता है। ईस्टर्न कोस्ट कौन सा पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल से टच होता है। इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड क्या है हमारे पास अरेबियन सी है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हमारी डिटेल स्टडी में ईस्टर्न कोस्ट की। ये जो प्लेन है ये मैंने आपको भी बता दिया बे ऑफ बंगाल के पास है, यानी कि बे ऑफ बंगाल की वजह से इसे ईस्टर्न कोस्ट बोला जाता है। अब इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थन सीसर बोला जाता है। और जो साउदर्न वाला पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, द कोरोमंडल सिरसर बोला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन हिज कोस्ट। अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट समझाती हूँ मैं आपको कि हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स आती हैं स्टूडेंट्स। कौन सी टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स आती हैं। तो वो पहली जो टर्म है वो है डेल्टा, कि डेल्टा एक्चुअल में क्या है। तो इस रीज़न में आपको मैंने पहले समझाया था स्टूडेंट्स कि यहाँ जो माउंटेन रीजन है वो कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लेन एरिया भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है रिवर्स कहाँ पर आती हैं, बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में आ जाती हैं। अब क्या है, जब ये रिवर इस बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, तो इस पार्ट पे जो रिवर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई रिवर है वो इस पार्ट में गिर रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। वो अपना जो पानी है वो अलग अलग नदियों में भेज देगी और बाकी वो खुद किस में आ रही है, ओशियन में आ रही है। तो इसी यह भी क्या है, एक फिंगर की तरह दिख रहा है ना, फिंगर्स की तरह दिख रहा है। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, डेल्टा बोल देते हैं। मैं आपको फिर समझा देती हूँ कि डेल्टा क्या है, कि अगर कोई रिवर है, ठीक है, वो ओशियन में गिरने वाली है तो वो क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो अपना पानी अलग अलग सहायक नदियों को, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज को दे देती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट होता है। इसी टर्म को क्या बोल देते हैं हम लोग, डेल्टा बोल देते हैं। और ये डेल्टा कहाँ पर क्रिएट होते हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट पे क्रिएट होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो आता है एस्चुरीज। क्या आता है, एस्चुरीज। अब ये जो एस्चुरीज है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एस्चुरीज हमेशा बनते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो वेस्टर्न घाट्स थे उसमें क्या है, जो माउंटेन्स एरिया है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अब जिसकी वजह से यहाँ से तो कोई रिवर पास हो नहीं सकती, यानी कि रिवर पास हो सकती है बट यहाँ से कैसे गिरेगी, नहीं ना। तो जो इस साइड से माउंटेनियस रीजन की वजह से क्या है, अगर कोई रिवर पास हो रही है तो वो इसको क्या करने देगी, सेपरेट नहीं होने देगी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर कोई रिवर आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, अलग अलग पार्ट्स में यहाँ बट जाएगी। बट अगर माउंटेन से कोई रिवर गुजरती है ना स्टूडेंट्स, तो माउंटेन क्या करते हैं, उसको बटने नहीं देते, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देते। तो वो क्या है, रिवर सीधा यहाँ पर ओशियन में गिर जाती है। तो यहाँ पर जो एरिया क्रिएट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, एस्चुरीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एस्चुरीज बोल देते हैं। तो आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ये पॉइंट भी आपको इसके थ्रू समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्या पॉइंट था, ईस्टर्न कोस्ट। तो ये डेल्टा वर्ड को ही समझाने के लिए मेनली ईस्टर्न कोस्ट को मैंने ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस किया कि ये जो महानदी गोदावरी कृष्णा है ये क्या करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में ज़्यादा जो डेल्टाज है वो इस कोस्ट पे क्रिएट कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ जो लास्ट हमारा बच गया है वेस्टर्न कोस्ट, उसे और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं और ये चैप्टर इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया क्या है, वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, यानी कि वेस्टर्न घाट इस साइड में है, इस साइड में अरेबियन सी है। तो ये बीच वाला एरिया क्या बोल देंगे, वेस्टर्न कोस्ट बोला जाएगा। अब इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, नॉर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल स्ट्रेच में और साउदर्न स्ट्रेच में। अब ये जो नॉर्दर्न स्ट्रेच है वो क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि कोंकण, गुजरात से लेकर यहाँ तक गोवा तक का जो
कोंकण, द कोंकण एरिया कौन सा होगा? मुंबई से लेकर गोवा तक का जो रीजन है उसे क्या बोल देंगे? कोंकण पार्ट बोल देंगे, कोंकण प्लेन बोला जाएगा। कन्नड़ प्लेन किसे बोला जाएगा? कोंकण प्लेन के बाद वाला जो पार्ट है यानी कि कर्नाटका वाला जो मेनली पार्ट है उसे क्या बोल देंगे? कन्नड़ प्लेन बोल देंगे। एंड जो द मालाबार कोस्ट है, अब मालाबार कोस्ट वाला कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? यानी कि साउदर्न स्ट्रेच है, यानी कि लास्ट केरला वाला जो पार्ट बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? द मालाबार कोस्ट बोल देंगे। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आज कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को डिटेल में देख लें अच्छे से, मैंने इसमें आपका हर कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।